वेलकम बैक। लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस करेंगे हम। राइट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट द बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड if weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is at least equal to or greater than the weight of the body। कुछ कुछ आर्किमेडिस प्रिंसिपल जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्किमेडिस प्रिंसिपल एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। सो इसके लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ ऐसा है। लेट अस से कंटेनर है, इसके अंदर कोई फ्लूइड दिया हुआ है और उस फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इस ऑब्जेक्ट का लेट से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एल ए और टोटल लेंथ है एल, और जो पानी के अंदर है उसकी हाइट है एच। ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो, और जो ये सॉलिड दिया हुआ है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन को हम थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में अगर लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, हम इक्वल टू मान के चलते हैं, और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। सो इस चीज को भी अगेन हम काफी अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्टेटमेंट मान लो, फिर इसका दूसरा मैथमेटिकल कन्वर्जन आएगा। ये जो जस्ट प्रीवियस वाले सब में हमने जो लेंथ इनसाइड वगैरह जो था वैसा ही कुछ है ये। सो इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम, राइट, ऑफ बॉडी इनसाइड, राइट, और वेट था इसीलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये राइट साइड को मैं टच नहीं करता, सिर्फ लेफ्ट साइड को ही मैनिपुलेट कर रहा हूं। राइट साइड को भी चाहो वैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। सो ये वेट के टर्म्स में है, वो आर्किमेडिस प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट के टर्म्स में था। ये भी तुम सेम कनेक्ट तो कर ही सकते हो। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, इस चीज को हम अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, है ना। अप थ्रस्ट कितना होता है? अप थ्रस्ट वजन, किसका वजन? जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, किसने डिस्प्लेस किया है? जो इमर्स्ड पार्ट है बॉडी का, उसने। सो अल्टीमेटली ये अप थ्रस्ट ही है, बट यहां पर हम इसको वेट के टर्म्स में मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट। ये इसको तुम ऐसे चाहो तो इसको एक और जीरो नंबर दे के फंडामेंटल इक्वेशन भी लिख सकते हो कि अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी फ्लोटेशन के लिए। पर ये अप थ्रस्ट वाला जो हिस्सा है लेफ्ट साइड वाला, इसको और ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं हम, यानी अलग अलग तरीके से लिखते हैं। सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए कितना वॉल्यूम अंदर है, राइट, ये रहा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये इतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके लिए ये वॉल्यूम जो अंदर है, राइट, वेट ढूंढ रहे हैं। तो वेट के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वो देगा हमको मास, इंटू ग्रेविटी, वो हमको देगा वेट। तो ये वाला हिस्सा हो गया मास, ये हिस्सा हो गया मास, मास ऑफ लिक्विड। ये अपॉन में नहीं ले लेना, इसको जस्ट समझने के लिए है। मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस पार्ट इज मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ऑलरेडी अपथ्रस्ट के अंदर भी ये मैंने अलग अलग तरीके से लिखा था, राइट।
थोड़ा और बेटर लिख सकते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं। सो वेट था, वेट के लिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, राइट। वेट इज मास इनटू ग्रेविटी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये वाला पार्ट तो ऐसे ही चलते रहने वाला। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड, और लिक्विड का मास चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड और लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहने वाला है। ये चीज भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये ऑलरेडी अपथ्रस्ट के अंदर तो मैं बता ही चुका हूं, ये दूसरी बार है। सो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। इसको फर्दर और हम लिख सकते हैं 4 नंबर के फॉर्मेट में। वॉल्यूम इनसाइड यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, राइट। सो ये हो गया लेफ्ट साइड वाले का मैनिपुलेशन। अब चाहो तो राइट साइड को भी अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसे कर सकते हो। वेट ऑफ द बॉडी था ना, तो वेट ऑफ द बॉडी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऐसा ब्रैकेट करके सफिक्स में ऑब्जेक्ट लिखो। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल वेट है ना ये तो बॉडी का, तो टोटल वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी, राइट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी कैंसल, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। ए इंटू लेंथ इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू ए इंटू टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैंसल हो जाएगा। सो ऐसा लिख सकते हैं लेंथ इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये लेंथ के टर्म्स में कह दो या हाइट के टर्म्स में इक्वेशन आया, लेंथ और डेंसिटी से कनेक्टेड। सो इतने अलग अलग तरीके से तुम लॉ ऑफ फ्लोटेशन मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन के केस में फ्लोटिंग, सिंकिंग और इक्विलिब्रियम। कब फ्लोट करेगी बॉडी, कब सिंक करेगी और कब इक्विलिब्रियम में होगी, राइट। तो ये फ्लोटिंग के लिए तो हमने देखा कि वेट अगर सेम है तो, राइट। दूसरा हम यहाँ पर डेंसिटी के टर्म्स में भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट, कि अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है तो वो डूब जाएगी और अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम है तो वो तैरेगी। सो डेंसिटी के टर्म्स में और वेट के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट। सो इसको हम फिर और डेंसिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैथमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैंने लॉजिकली लिख दिया। मैथमेटिकली कनेक्ट करने का ट्राई कहे तो वेट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द फ्लूइड,
नहीं, मैथमेटिकली कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको लॉजिकल कनेक्शन में ही रहने दो। सो इक्विलिब्रियम में या तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों में से एक, ये सेटिस्फाई हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये भी सेटिस्फाई होगा ही होगा। सो दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो रहा है मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब ना तो डूबेगी ना तो बाहर रहेगी। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन इन वाटर। सो इंसान जब पानी के अंदर होता है तो देखा होगा कि पानी एग्जैक्ट फेस टू फेस हमारा जस्ट थोड़े सी नाक मुंह ऊपर रहता है, बाकी पूरी बॉडी को टच करता है, तो हम इक्विलिब्रियम में होते हैं। ऑलमोस्ट हम भी पानी के बने हुए हैं तो हमारी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी सेम ही रहती है। थोड़ी ज्यादा जब हम हवा हमारे फेफड़ों में भर लेते हैं तो हमारी डेंसिटी थोड़ी पानी से कम हो जाती है। हड्डियों की वजह से जो डेंसिटी ज्यादा है उसको बैलेंस कर लेती है हवा, जब हवा को हम फेफड़ों में भर लेते हैं। फिर सिंकिंग के केस में सिंपल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और डेंसिटी के टर्म्स में डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी मोर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एग्जाम्पल तो यही है कि आयरन नेल इन वाटर, तो ओवरऑल जो भी डेंसिटी है वो आयरन की ज्यादा है, फ्लूइड की कम है, तो वो डूब जाता है। और फ्लोटिंग के केस में, फ्लोटिंग मतलब थोड़ा पानी के बाहर, जैसे प्लास्टिक पानी के बाहर रहता है, थर्मोकोल थोड़ा पानी के बाहर रहता है, तो वो फ्लोटिंग हो गया। सो फ्लोटिंग के केस में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये वर्ड बहुत मैटर करता है, डिस्प्लेस्ड। और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो ये हो गई कंडीशंस फ्लोटिंग, सिंकिंग और इक्विलिब्रियम की वेट और डेंसिटी के टर्म्स में। फिर इसके बाद में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड मेटा सेंटर। ये भी फ्लोटेशन से रिलेटेड ही है, बट ये सब वर्ड्स स्पेसिफिकली जो शिप होती है उनके लिए डिफाइन होते हैं। So let us see center of gravity where the object's weight acts। हमारे केस में पेट के आसपास में है। शिप के केस में डिपेंडिंग अपॉन लोड, शिप है और उसके ऊपर बहुत सारा वजन रखा हुआ है ऊपर की तरफ, जबकि अंदर से खाली है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा। और अगर शिप में नीचे की तरफ वजन भरा हुआ है, राइट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ चला जाएगा, सिंपल। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगा या घटेगा। फिर दूसरा वाला वर्ड है सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वेयर द बॉयंट फोर्स एक्ट्स। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी सिंपल वो वाला वर्ड है जहां से बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होता है। तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका सेंटर पॉइंट, तो जब स्टैंडिंग कंडीशन में है सेंटर पॉइंट ये रहा, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो ओरिजिनली यहां था, अब यहां आ गया। सो क्योंकि अब जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है उसको तुम ऐसा बॉक्स बनाओगे तो देखो, और यहां पर ऐसा बॉक्स बनाओगे तो देखो बॉयंसी ये रहा। सो सेंटर में ही है, ओरिजिनल से थोड़ा शिफ्ट हो गया। सो बॉयंसी इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मेटा सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइन। अब देखो ये स्टेबल पोजीशन में हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट, इस रेफरेंस लाइन, ये एक रेफरेंस लाइन है, राइट। अब ये रेफरेंस लाइन स्टेबल कंडीशन में और थोड़ा झुक जाने के बाद में, ये थी स्टेबल कंडीशन वाली, और अब शिप जब थोड़ी सी झुक गई है तो ये आया नया मेटा सेंटर, जो कि बॉयंसी से परपेंडिकुलरली ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, बॉयंसी से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। सो मेटा सेंटर मतलब इट इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिनल रेफरेंस लाइन which is in equilibrium condition and a new reference line after the ship gets tilted।
बोथ द लाइंस मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड एज मेटा सेंटर। अब ये मेटा सेंटर डिसाइड करेगा वेदर ये नाव टेढ़ी हुई है तो टेढ़ी होके डूब जाएगी या तो फिर सीधी हो जाएगी, राइट। सो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द जी एंड एम डिटरमाइंस द फ्लोटिंग बॉडी स्टेबिलिटी। अगर मेटा सेंटर जी के ऊपर है, मेटा सेंटर जी के ऊपर आता है, राइट, यहां पे देखो जी यहां दिया हुआ है, ये है जी, तो मेटा सेंटर तो ऊपर है, यानी ये क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वाली स्टेबल कंडीशन में है, शिप अपने आप, ये शिप अपने आप सीधी हो जाएगी। ऐसा कब होता है, जब वो शिप हैवीली लोडेड एट बेस है, मतलब बेस में सामान भरा हुआ है, ऊपर की तरफ सामान कम है, या तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ सामान भरा हुआ है। अगर नीचे की तरफ सामान नहीं भरते और डायरेक्टली ऊपर की तरफ सामान भरते तो क्या हो जाता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाते, के सेंटर ऑफ मेटा सेंटर नीचे चला जाता ग्रेविटी के, मतलब के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब के वो बॉडी डूब ही जाती, मेटा सेंटर नीचे आ जाता। और मेटा सेंटर और ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब कि वो शिप वैसी टेढ़ी की टेढ़ी ही चलती रहेगी। सो मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉयंसी हमको स्टेबिलिटी ऑफ द शिप या इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द शिप डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज, ऑलरेडी ये हमने देखी, वही है कंडीशंस, राइट। फिर भी मैं वर्ड्स में लिख दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो मेटा सेंटर स्टेबल रहेगा, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाव मेटा सेंटर चला जाता है तो अनस्टेबल है, और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज विथ मेटा सेंटर तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। न्यूट्रल मतलब वो वैसी टेढ़ी की टेढ़ी ही जाती रहेगी। तो ये डायग्राम से देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है मेटा सेंटर के तो स्टेबल है, ये वापस सीधी हो जाएगी। पर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के ऊपर है तो ये टेढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे इनसे रिलेटेड टॉर्क के कैलकुलेशंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।